बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 28 दिसंबर 2022 का पेपर है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऑलरेडी CDP मैथ और EVS देखा हो तो देख लीजिएगा। आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे। कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कि कैल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। ऑप्शन बी कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। ऑप्शन सी कह रहा है वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। और ऑप्शन डी कह रहा है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। आपसे पूछ लेता है कि काल्प की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता होती है और ये विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता कैल्प विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है और ये विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में उपयोग किए जाने वाली शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता पर केंद्रित है। और कहाँ है कि हमारी जो जब हम क्लासरूम में इसका उपयोग करते हैं तो विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में शैक्षणिक भाषा या भाषा की दक्षता पर किस होती है, केंद्रित होती है, जिसमें आमूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो आमूर्त विचार होते हैं और उच्चतर भाषा योग्यता होती है उसके लिए भाषा प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा होती है उसमें जो टीचर होती है वो सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, सबसे कम पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। ऑप्शन बी है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। ऑप्शन सी है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। ऑप्शन डी है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो जब अध्यापक है वो विद्यार्थी केंद्रित तो होगा ही, विषय वस्तु केंद्रित होगा ही और आकलन केंद्रित भी होगा, लेकिन अध्यापक केंद्रित सबसे कम होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा भी होंगे कि अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। जबकि विद्यार्थी केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में जो टीचर होता है वो सबसे कम अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का प्रयोग अध्यापक जो होता है वो भाषा की कक्षा में आवश्यकता के अनुरूप करते हैं और ये करना उनके लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा शिक्षण होता है उसकी जो प्रत्यक्ष विधि होती है उनमें किन दो घटकों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। ऑप्शन बी है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन सी है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन डी है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें हम श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि घटकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में हम श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। देखो ये आपका पेडागोजी है, हिंदी की पेडागोजी। तो इसमें आपसे ये जानना चाहता है कि आप अगर टीचर होंगे तो बच्चों से किस तरह से बिहेव करेंगे। तो वैसे ही आपको परिस्थितियाँ ये दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है किस परिस्थितियों में कैसे आप करेंगे। तो जो टीचर होते हैं उनकी जगह पे आपको खुद को रखना होता है। ठीक है, तो ये जो लता है इसकी जगह पे आपको खुद को रखना है और देखना है कि आप कब कैसे क्या कर पाएंगे। तो आपकी ये मेंटल एबिलिटी को जानने के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इजी भी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। तो प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए।
संवाद करवा रही है। इसमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? ऑप्शन ए है केवल श्रवण, ऑप्शन बी है श्रवण और वाचन, ऑप्शन सी है श्रवण एवं पठन, ऑप्शन डी है केवल वचन। तो जो लता है, लता की जगह आप खुद रखिए जी। आप क्या कर रहे हैं कि अच्छा में दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी है अजय और एक विद्यार्थी आभा, तो आप उनके बीच में क्या कर रहे हैं? संवाद यानी कन्वर्सेशन करवा रहे हैं। तो इसमें जो एक विद्यार्थी है, इन दोनों में से जो एक विद्यार्थी है वो इसको आगे बढ़ाने की उसे जरूरत है। तो इसके लिए आप क्या सा आकलन का प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण और वाचन। इसके लिए श्रवण यानी सुनने की और वाचन यानी बोलने, इनके आकलन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि लता अपनी कक्षा में जो दो विद्यार्थी हैं उन्हें अजय और आभा, उनके बीच में जब वार्तालाप करवा रही है तो एक विद्यार्थी है वो इस संवाद को उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसमें जो लता है वो श्रवण और वाचन कौशल का आकलन कर रही है। ठीक है, किसी भी छात्र के श्रवण कौशल और वाचन कौशल के परीक्षण के लिए इस तरह के कार्य दिए जाते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो 4 कौशल होते हैं। कौन कौन सा? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य कितना है? 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, ऑप्शन बी है कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, ऑप्शन सी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए माध्यम रूप से कठिन होगा, और ऑप्शन डी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो नजमा की जगह आप खुद को ले लीजिए कि आप हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं और आप एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन के तौर पर उनका स्तर का हिसाब लगा रहे हैं कि ये कठिन होगा, ये माध्यम होगा, ये निम्न होगा। क्योंकि ऐसा ही तो एग्जाम में होता है, आपको एक सरल प्रश्न दिया जाता है, फिर एक मध्यम प्रश्न और फिर एक कठिन प्रश्न, ऐसे फिर एक सरल, फिर माध्यम, फिर कठिन, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे आपका जो मोटिवेशन है वो जो कम ना पड़े। ठीक है, लो ना पड़े। आप ऐसा ना करें कि सब सारे अगर कठिन दे देंगे तो आप एग्जाम छोड़कर ही भाग जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करता है कि लेवल के हिसाब से उसको बांटता है। तो इसमें से एक प्रश्न का कठिन स्तर कितना है? 30 है उसका मूल्य। तो इसमें कौन से प्रश्न में रखेंगे? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगाती है, तो उसे कठिन स्तर का मूल्य कितना दिखता है? 30 दिखता है। तो इस प्रश्न पत्र को परीक्षा से हटा देना चाहिए क्योंकि प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान और भाषा कौशल का परीक्षण करते हैं और प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की क्षमता के हिसाब से हो। प्रश्न का कठिन व्यवहारिक होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लिख लें। अगर बच्चा आपका माध्यमिक स्तर का है या प्राइमरी स्तर का है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा 6 में पढ़ता है और 10th के क्वेश्चन दे दो, बच्चा 5 में पढ़ता है तो उसके बहुत ही हाई दे दो, उसे 12th के दे दो, और बच्चा अगर 12th में पढ़ता है तो उसे 5 के दे दो। यानी उसकी जो लेवल होता है उसी के हिसाब से प्रश्नों का लेवल भी रहना चाहिए। अगर वो 10th में पढ़ता है तो 10th के हिसाब से देने चाहिए, 5 में पढ़ता है तो 5 के हिसाब से, ना ही उसे बड़े बच्चों को छोटे प्रश्न, छोटे बच्चों को बड़े प्रश्न देने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? ऑप्शन ए है कि भाषा के साथ कार्य करते हैं, ऑप्शन बी है चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, ऑप्शन सी है भाषा नहीं सीखते हैं, और ऑप्शन डी है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भाषा के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, मेरी व्याख्या भी कह रही है कि जो मौन अवधि होती है इसमें जो शिक्षार्थी हैं वो भाषा के साथ यानी लैंग्वेज के साथ वर्क करते हैं। मौन पाठन में छात्र बिना आवाज के, मौन पाठन तो वही होता है जिसमें बच्चे बोले ना। मैं कहती नहीं थी जब हम छोटे थे, ये बच्चों तुम अपने मन में पढ़ो। मन में पढ़ने का मतलब ये होता था कि हम जो ये पढ़ा हुआ उसको अच्छे से समझ के पढ़ें, यानी कि ऐसे मन में पढ़े, बिना आवाज करे, बिल्कुल आवाज ही ना करे, धीरे धीरे पढ़ें अपने मन के अंदर। तो वो होता है मौन पाठन। ठीक है, उसके दौरान बिना आवाज करे पाठ के भाव को समझते हुए पढ़ते हैं, इसीलिए मौन पाठन पे ज़्यादा जो होता है वो दिया जाता है जिससे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो
और बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें। यह छात्रों के लिए बहुत ही प्रभावी शिक्षण विधि होती है, क्योंकि मौन पाठ के द्वारा तीसरी कक्षा के छात्रों के साथ किया जा सकता है। विद्यार्थी का ध्यान भटकने का अवसर कम होता है और इस विधि का प्रयोग मुख्यतः कहानी, उपन्यास, आत्मकथा इन विधाओं को पढ़ने के लिए हम मौन पाठन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो ऑप्शन ए है दृश्यात्मक, ऑप्शन बी है श्रव्यात्मक, ऑप्शन सी है गत्यात्मक और ऑप्शन डी है स्थानिक। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दृश्यात्मक। ELL विद्यार्थी वे दृश्यात्मक विद्यार्थी होते हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई जो सूचनाएं यानी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनका क्या उठा पाते हैं, लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हम दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा देते हैं और जो बच्चे इनका लाभ उठा पाते हैं उन्हें ELL विद्यार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है आगमनात्मक रूप में, ऑप्शन बी है निगमनात्मक रूप में, ऑप्शन सी है बिना किसी व्याख्या के, ऑप्शन डी है बनावटी रूप से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमनात्मक रूप से। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि में जो व्याकरण है वो निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। तो हमारी कितने दो विधि होती है, दो होती हैं। एक होती है आगमनात्मक विधि, दूसरी होती है निगमनात्मक विधि और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण पढ़ाई जाती है तो उसे व्याकरण निगमनात्मक रूप से कहा जाता है, जबकि निगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो सामान्य सिद्धांत से कैसा जाता है, विशिष्ट सिद्धांत की ओर जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षार्थी कैसे जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। व्याकरण अनुवाद विधि में विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण जो होता है वो समझाया जाता है और व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडारकर विधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है कि उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना होता है। तो हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है। ऑप्शन ए है पठन कौशल, ऑप्शन बी है श्रवण कौशल, ऑप्शन सी है वाचन कौशल और ऑप्शन डी है दृश्य रूपात्मकता कौशल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण कौशल। ठीक है, हरेंद्र है वो क्या कर रहा है कि अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है और जिन पर क्या बने हुए हैं, चित्र यानी कि कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। वो एक वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुनकर है पहले से दिया गया है सुनकर, तो सुनना किस में आएगा, श्रवण कौशल में ही आएगा। अगर देख कर कहता तो वो किस में होता, दृश्यात्मक कौशल में होता। बोल कर कहता तो वाचन कौशल में होता, पढ़ कर कहता तो पठन कौशल में होता, लेकिन उसने सुनकर कहा तो श्रवण कौशल में आएगा। तो विद्यार्थी फ्लैश कार्ड में बने चित्र से क्या कर देते हैं, मिलान करते हैं, तो वो श्रवण कौशल का विकास कर रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं और एक वाक्य बोलता है, तो उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थी जो फ्लैश कार्ड होते हैं इन पर बने चित्र से मिलान कर देते हैं, तो उसके श्रवण कौशल का यह आकलन कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन ए है श्रवण कौशल, ऑप्शन बी है पठन कौशल, ऑप्शन सी है शब्द भंडार कौशल, ऑप्शन डी है व्याकरण कौशल। तो क्या कर रही है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है और उन्हें वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द जो होता है वो रेखांकित होता है और उस शब्द का हमें क्या बताना होता है, विलोम शब्द बताना होता है। तो वो कर रही है हमारे शब्द भंडार कौशल का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपयुक्त ऊपर दिए गए प्रश्न के अनुसार नीलम विद्यार्थियों के शब्द भंडार उप कौशल की परीक्षा ले रही है, क्योंकि विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, ये सब विद्यार्थियों के शब्द भंडार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, शब्द भंडार मतलब होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पता हों। जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, अनेकार्थ शब्दों के एक शब्द पढ़ेंगे, इन सबसे हमारे शब्द भंडार में ही वृद्धि होती है, नए नए शब्द हम सीखते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशिक पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का निकृष्ट विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी है पियाजे का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत और ऑप्शन डी स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वाइगोत्स्की
वाइगोत्स्की का निकृष्ट विकास का क्षेत्र। निर्देशक पठन की जो मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति होती है वो वाइगोत्स्की के निकृष्ट विकास के क्षेत्र है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो पीडी से संबंधित है। एग्जाम में पूछ लेता है जब पीडी की फुल फॉर्म तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। निकृष्ट विकास का क्षेत्र। निर्देशक पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति वाइगोत्स्की के निकट विकास के क्षेत्र से संबंधित है। वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे, इन्हें अच्छे से पढ़कर जाना, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी सीटेट की हिंदी हो, सीडीपी हो, इंग्लिश हो, सब में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्षों को मजबूत कर रही है? ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक जागरूकता, ऑप्शन बी है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, ऑप्शन सी है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता और ऑप्शन डी है व्याकरण जागरूकता। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक जागरूकता। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित जो तुकबंदी वाली ध्वनि है उनकी पहचान करने के लिए कहती है। तो इस क्रिया के द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों का पहचान करने के लिए कहती है। तो इस क्रिया द्वारा वह ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पाठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। वे अपनी कक्षा में किस पठन नीति का क्रियान्वयन करना चाहिए उसे? ऑप्शन ए है सरकारी तौर पर पठन, ऑप्शन बी है बारीकी से पठन, ऑप्शन सी है मौन पाठन और ऑप्शन डी है ऊंचे स्वर में सासर पठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंचे स्वर में सासर पठन। जब सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पाठन का आदर्श रूप प्रस्तुत कर रही है तो उसे अपनी कक्षा में ऊंचे स्वर में सासर पाठन नीति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी सेम ही कह रही है कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पाठन का आदर्श रूप प्रस्तुत कर रही है तो उसके लिए कक्षा में उसे ऊंचे स्वर में यानी सासर पाठन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी क्यों जरूरी हैं? ऑप्शन ए है कि जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, ऑप्शन बी है जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें, ऑप्शन सी है जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा को अर्जित कर सके और ऑप्शन डी है कि जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सकें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई संपदा सीख सकें ये युक्तियाँ सीखनी जरूरी होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी जरूरी होती हैं जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि को कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ऑप्शन ए है आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, ऑप्शन बी है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के सामने विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे और ऑप्शन डी है कि व्यवस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत और मदद देंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है कि ए और बी सही है और जो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए बी और सी सही है, ऑप्शन बी है कि बी सी और डी सही है, ऑप्शन सी है कि ए सी और डी सही है, ऑप्शन डी है कि ए बी और डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी किसमें हमारा ए बी और डी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक से निम्न भूमिका की अपेक्षा की जाती है जैसे कि आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के क्या देंगे अवसर, एक संसाधक के रूप में कार्य भी करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत और मदद भी देंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like subscribe and share and don't forget to subscribe this channel। साथ ही से आपको आइडिया मिलेगा कि सीटेट में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हम डेली क्वेश्चंस कराते हैं आपके प्रीवियस ईयर के। हमने सीडीपी करा दी है, हिंदी करा दी है, ईवीएस करा दी है और
अब हमारी सिर्फ इंग्लिश बची हुई तो हम आपकी इंग्लिश भी करा देंगे और आपका ये वाला पेपर भी सॉल्व हो जाएगा पूरा। इससे पहले मैंने इसके जूनियर लेवल के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रखे हैं, रात के 8 बजे कराते हैं, ना देखते हो तो देख लिया कीजिए। और प्राइमरी लेवल की सुबह हम 8 बजे कराते हैं डेली, तो उसे भी देखा कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू, बाय। और आपकी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसे भूलना मत, क्योंकि 7 जुलाई को आपका पेपर है। 7 मार्च को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म ना भरा हो तो प्लीज़ फिल कर दीजिए। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है और प्रीवियस ईयर सारे लगा लीजिए, इससे आपको आइडिया मिले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।